कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक टेप रिकॉर्डर में रिचर्ड नाम का एक आदमी कुछ बता रहा होता है। वो कहता है कि जापान की पहली रानी हिमिको के पास ब्लैक मैजिक जैसी रहस्यमयी शक्तियां थीं। कहा जाता था कि वो सिर्फ किसी इंसान को छू भर दे तो उसकी मौत हो जाती थी। इसी वजह से उसके सेनापति को डर था कि अगर हिमिको को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वो बहुत सारे लोगों की जान ले सकती है। इसलिए उसने हिमिको को जबरदस्ती समुद्र के बीच मौजूद एक आइलैंड पर ले जाकर जिंदा ही दफना दिया। रिचर्ड आगे कहता है कि तब से लेकर आज तक किसी को भी उस आइलैंड का पता नहीं चल पाया, लेकिन मैंने आखिरकार उस आइलैंड को खोज निकाला है। इतना कहते ही हमें रिचर्ड की एक फोटो दिखाई जाती है। साथ ही पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी है। इसके बाद सीन एक बॉक्सिंग मैच की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यहाँ लारा नाम की एक लड़की अपने ओपोनेंट से लड़ने की पूरी कोशिश कर रही होती है। उसके फ्रेंड्स लगातार उसका हौसला बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मैच जीत नहीं पाती। आखिरकार लारा ये मैच हार जाती है, लेकिन हारने के बाद भी वो ज्यादा परेशान नहीं होती। वो सोचती है कि अगली बार और मेहनत करूंगी और जरूर जीतूंगी। यानी लारा एक बहुत ही पॉजिटिव सोच रखने वाली लड़की है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ी समस्या भी होती है और वो है पैसों की कमी। इसी वजह से पैसे कमाने के लिए वो डिलीवरी जॉब्स करती रहती है। एक दिन अपनी सारी डिलीवरीज पूरी करके जब वो डिलीवरी कंपनी के ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ दो लड़के उससे कहते हैं हम लोग एक गेम खेलने जा रहे हैं। फिर वो उसे उस गेम के रूल्स समझाते हैं। गेम में किसी एक प्लेयर को पेंट बॉक्स में छेद करके उसे अपनी साइकिल पर लगाना होता है और फिर पूरी स्पीड में भागना होता है। जब तक पेंट बॉक्स का सारा पेंट जमीन पर गिरकर खत्म नहीं हो जाता तब तक बाकी प्लेयर्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर कोई उसे पकड़ लेता है तो पकड़ने वाला विनर बन जाता है और उसे $5000 मिलते हैं। लेकिन अगर पेंट खत्म होने तक कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया तो साइकिल चला रहा प्लेयर जीत जाता है। ये सुनकर लारा तुरंत कहती है मैं भी ये गेम खेलूंगी। अगले सीन में सभी लोग गेम शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं और पेंट बॉक्स लेकर साइकिल चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि लारा ही होती है। जैसे ही वो पेंट बॉक्स लगाकर आगे बढ़ती है बाकी सभी प्लेयर्स उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं, लेकिन लारा भी किसी से कम नहीं होती। वो अपनी साइकिल इतनी तेज चलाती है और इतनी तेजी से गलियों के अंदर घूमती है कि कोई भी उसके करीब तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन इसी दौरान जब लारा साइकिल चलाते हुए जा रही होती है तो सड़क पर चलते हुए एक आदमी को देखकर उसे अपने पिता की याद आ जाती है। हाँ, मूवी की शुरुआत में हमने जिस रिचर्ड को देखा था वही लारा के पिता होते हैं। अपने पिता के ख्यालों में खो जाने की वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और वो सीधे एक पुलिस कार से टकरा जाती है। इसी कारण पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है क्योंकि वो सड़क पर एक इलीगल गेम खेल रही होती है। उसी समय एना नाम की एक लेडी उसे छुड़ाने के लिए वहाँ पहुँचती है। एना से हमें पता चलता है कि लारा कोई गरीब लड़की नहीं है। असल में उसके पिता रिचर्ड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उन्होंने काफी संपत्ति बनाई थी। लेकिन 7 साल पहले रिचर्ड लारा को छोड़कर कहीं चले गए थे। उसके बाद चाहे जितनी भी तलाश की गई किसी को ये पता नहीं चल पाया कि वो आखिर कहाँ गए। इसी वजह से इतने साल बीत जाने के बाद सभी लोग मान चुके थे कि रिचर्ड अब इस दुनिया में नहीं है। यही कारण था कि लारा अपने पिता से नाराज रहती थी। उसे लगता था कि उसके पिता उसे अकेला छोड़कर चले गए थे, इसलिए वो उनकी संपत्ति लेने से भी इनकार कर रही होती है। तब एना उसे समझाती है अगर तुम कंपनी आकर पेपर्स पर साइन नहीं करोगी और प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करोगी तो सारी संपत्ति गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। इसके बाद लारा घर लौटती है और इसी बारे में सोचने लगती है। तभी सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। अब हमें पता चलता है कि रिचर्ड हमेशा अपने काम की वजह से अलग अलग देशों में यात्रा करते रहते थे। एक बार जब वो कहीं जाने वाले होते हैं तो लारा को एक खास डॉलर देते हैं और कहते हैं ये तुम्हारी माँ की निशानी है। यहीं से हमें पता चलता है कि लारा की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। अगले दिन लारा फैसला करती है कि वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगी, इसीलिए वो कंपनी पहुंच जाती है। असल में अगर वो उन पेपर्स पर साइन कर देती तो रिचर्ड को आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया जाता और उनकी सारी संपत्ति लारा के नाम हो जाती। तभी लॉयर उसे एक पजल बॉक्स देता है। वो बताता है कि रिचर्ड ने कहा था अगर मेरी मौत हो जाए तो ये मेरी बेटी को दे देना। लारा को ऐसे पजल सॉल्व करना उसके पिता ने ही सिखाया था। वो पजल को सॉल्व करना शुरू करती है। कुछ ही देर में बॉक्स खुल जाता है। उसके अंदर लारा और उसके पिता की एक पुरानी फोटो होती है, साथ ही एक की भी रखी होती है। इसके अलावा वहाँ एक मैसेज भी लिखा होता है। उस मैसेज में लिखा होता है माई फाइनल रेस्टिंग प्लेस का पहला अक्षर। ये पढ़ते ही लारा को कुछ याद आता है और फिर वो सीधे उस पुराने महल जैसे घर की तरफ निकल पड़ती है जहाँ वो कभी अपने पिता के साथ रहा करती थी। यहाँ उसके पूर्वजों की कब्रों के साथ साथ रिचर्ड की कब्र भी मौजूद होती है। रिचर्ड ने अपने मैसेज में लिखा था मेरी आखिरी जगह का पहला अक्षर। उसकी आखिरी जगह यानी उसकी कब्र और पहला अक्षर यानी उसकी कब्र पर लिखे उसके नाम का पहला अक्षर आर। जैसे ही लारा उस आर को प्रेस करती है वहाँ एक सीक्रेट की होल दिखाई देता है। फिर वो अपने पास मौजूद की को उसमें डालकर घुमाती है और तभी वहाँ एक छुपा हुआ डोर खुल जाता है। अंदर जाने पर लारा को अपने पिता का एक सीक्रेट ऑफिस मिलता है। वहाँ रिचर्ड के अलग अलग नामों वाले कई पासपोर्ट्स रखे हुए होते हैं। इसी दौरान उसे एक टेप रिकॉर्डर भी मिलता है। जब वो उसे प्ले करती है तो उसमें
रिचर्ड की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है, अगर तुम्हें ये मैसेज मिला है तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूँ। तुम्हारी माँ की मौत के बाद मैंने उसे वापस जिंदा करने का तरीका खोजने के लिए रिसर्च शुरू की थी। तभी मुझे जापान की पहली रानी हिमिको के बारे में पता चला। उसके पास इतनी खतरनाक ब्लैक मैजिक पावर्स थी कि वो सिर्फ किसी इंसान को छू ले तो उसकी मौत हो जाती थी। अगर उसके पास इतनी शक्ति थी तो शायद उसके पास मरे हुए लोगों को जिंदा करने की ताकत भी हो सकती है। इसी सोच के साथ मैंने और ज्यादा रिसर्च शुरू की। तब मुझे पता चला कि उसके सेनापति ने उसे चाइना के हांगकांग के पास मौजूद यामाताई आइलैंड पर जिंदा दफना दिया था। मैं अब उसी आइलैंड को खोजने जा रहा हूँ। अगर मैं वापस नहीं लौटा तो हिमिको पर की गई मेरी सारी रिसर्च को जला देना। टेप खत्म होने के बाद लारा की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जिस पर हिमिको लिखा होता है। उस बॉक्स के अंदर उसे एक टेप रिकॉर्डर, एक छोटा लॉकर और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है कि हांगकांग का एक शिप कैप्टन लू रेन रिचर्ड को यामाताई आइलैंड तक लेकर गया था। ये पढ़कर लारा के मन में उम्मीद की एक नई किरण जाग जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद उसके पिता अभी भी जिंदा हों। इसके बाद लारा अपनी माँ की यादगार के रूप में रिचर्ड द्वारा दिया गया $1 गिरवी रखकर कुछ पैसे जुटाती है। फिर वो सीधे हांगकांग पहुंच जाती है। वहाँ शिप हार्बर पर जाकर लू रेन को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन वहाँ मौजूद ज्यादातर लोगों को सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज ही आती होती है। इसी वजह से लारा को किसी से मदद नहीं मिल पाती। तभी 3 लड़के उसके पास आते हैं और कहते हैं, हम तुम्हें लू रेन तक पहुंचा सकते हैं। लारा उनकी बातों में आ जाती है, लेकिन असल में वो तीनों उसे धोखा दे रहे होते हैं। मौका मिलते ही वो उसका बैग छीनकर भागने लगते हैं, लेकिन लारा भी इतनी आसान नहीं थी। वो तुरंत उनके पीछे दौड़ पड़ती है और काफी मशक्कत के बाद अपना बैग वापस हासिल कर लेती है। लेकिन तभी वो लड़के चाकू निकाल लेते हैं। अब अपनी जान बचाने के लिए लारा वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते वो एक बोट पर पहुंच जाती है और तभी वो लड़के उस पर हमला करने वाले होते हैं कि अचानक एक आदमी वहाँ आ जाता है। वो अपनी गन निकालकर फायर करता है और उन सभी गुंडों को वहाँ से भगा देता है। उसी समय लारा को पता चलता है कि जिस लू रेन को वो इतनी देर से ढूंढ रही थी वो और कोई नहीं बल्कि यही आदमी है। लेकिन लू रेन इतनी ज्यादा शराब पी चुका होता है कि वो बेहोश होकर गिर जाता है। इसलिए लारा उसके ऊपर पानी डालकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है। फिर वो अपने पास मौजूद पेपर दिखाकर पूछती है, मेरे पिता कहाँ हैं? तब लू रेन कहता है, ये डॉक्यूमेंट मैंने नहीं लिखा है बल्कि मेरे पिता ने लिखा था। यहाँ के लोग उन्हें भी लू रेन ही कहते थे, लेकिन कई साल पहले वो अपने शिप के साथ समुद्र में गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। यहीं से लारा को पता चलता है कि लू रेन के पिता भी पिछले 7 सालों से लापता हैं। यानी लारा के पिता और लू रेन के पिता दोनों ही यामाताई आइलैंड जाने के बाद गायब हो गए थे। अब लारा के पास उसके पिता की रिसर्च फाइल्स मौजूद होती है, इसलिए उसे यामाताई आइलैंड की एग्जैक्ट लोकेशन पता होती है। वो लू रेन से कहती है, हमें वहाँ जाना होगा, लेकिन लू रेन इसके लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है, जब मैं छोटा था तब मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए थे। ऐसे इंसान को मैं क्यों ढूंढने जाऊं? इसी दौरान लारा को पता चलता है कि लू रेन को पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए वो उसे पैसे देने का ऑफर करती है और आखिरकार लू रेन उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद दोनों की समुद्री यात्रा शुरू हो जाती है। उधर लारा उस छोटे लॉकर को खोलने की कोशिश कर रही होती है जो उसे बॉक्स के अंदर मिला था। असल में हिमिको की टूम के पास भी बिल्कुल इसी तरह का एक बड़ा लॉकर मौजूद है। ये छोटा वाला सिर्फ उसका सैंपल होता है। समय बीतने के साथ लू रेन धीरे धीरे लारा को पसंद करने लगा है। फिर लारा उस टेप रिकॉर्डर को प्ले करती है जो उसे सीक्रेट रूम में मिला था। उसमें उसके पिता रिचर्ड की आवाज सुनाई देती है। वो कह रहा होता है, मैं ट्रिनिटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हिमिको की टूम को खोज रहा हूँ। ये सुनने के बाद लारा और भी ज्यादा सोच में पड़ जाती है। उसे अपने पिता की चिंता होने लगती है और वो बार बार यही सोचती रहती है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ होगा। तभी लू रेन उसके पास आकर उसे दिलासा देता है। इसके बाद दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं। फिर लारा सोने के लिए चली जाती है, लेकिन उसके सपने से हमें पता चलता है कि जब वो सिर्फ 14 साल की थी तब उसके पिता काम के सिलसिले में किसी दूसरे देश गए थे और उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन उसी समय अचानक लारा की नींद खुल जाती है। वो उठकर देखती है कि उनका शिप एक बेहद खतरनाक तूफान में फंस चुका है। इतना ही नहीं, जिस यामाताई आइलैंड को वो खोजते हुए आए थे वो भी उनके सामने ही दिखाई दे रहा होता है। अब अगर इन्हें जिंदा बचना है तो समुद्र में कूदकर तैरते हुए किनारे तक पहुंचना होगा, क्योंकि इस तूफान में शिप को आगे ले जाना नामुमकिन था। लेकिन लारा कहती है, मुझे अपना बैग चाहिए, और वो उसे लेने के लिए वापस चली जाती है। लेकिन तब तक वो और लू रेन एक दूसरे से बिछड़ चुके होते हैं। हालात इतने खराब होते हैं कि लारा के लिए ठीक से खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। किसी तरह खुद को संभालते हुए समुद्र में छलांग लगा देती है और तैरते तैरते आखिरकार यामाताई आइलैंड के किनारे तक पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचती है कोई पीछे से उस पर हमला कर देता है और लारा बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक टेंट के अंदर पाती है। उसके सामने वोगल नाम का एक आदमी बैठा होता है। लारा तुरंत अपना बैग ढूंढने लगती है, लेकिन उसका बैग वोगल के पास ही होता है। तब वोगल कहता है, मेरा नाम वोगल है। जब तक मैं अपना मिशन पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं इस आइलैंड को छोड़कर नहीं जा सकता। मेरे भी तुम्हारी तरह 2 बच्चे हैं और मैं
भी उनसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ। इसके बाद लारा अपने बैग में रखी उस बुक को ढूंढने लगती है जो उसे पहले मिली थी, लेकिन वोगल वो बुक उठाकर कहता है, मुझे इसी बुक की तलाश थी। इसमें तुम्हारे पिता रिचर्ड ने हिमिको की टूम के बारे में हर तरह की जानकारी लिखी है। मैंने उससे कई बार पूछा कि ये बुक कहाँ है, लेकिन उसने कभी नहीं बताया। इसी वजह से मैंने उसे मार डाला और अब तुम खुद ये बुक मेरे पास लेकर आ गई हो। ये सुनते ही लारा पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके पिता के साथ ऐसा हुआ होगा। इसके बाद वो टेंट से बाहर निकलती है। बाहर आकर वो देखती है कि आसपास के पहाड़ों में लगातार ब्लास्ट किए जा रहे हैं, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है उसे समझ नहीं आता। उसी समय उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जिस पर पैटना कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है। इतना ही नहीं, वहाँ कई लोगों से जबरदस्ती मजदूरी भी करवाई जा रही होती है और उन्हीं लोगों के बीच उसे लू रेन भी जिंदा दिखाई देता है। इसके बाद वोगल और उसकी टीम उन सभी लोगों को कहीं और ले जाने लगती है। तभी लू रेन लारा से कहता है, वोगल ने मेरे पिता को मार डाला और यहाँ मौजूद लोगों ने अपनी आंखों से ये सब देखा है। इसके बाद वोगल रिचर्ड की बुक की मदद से एक खास पहाड़ की तलाश शुरू कर देता है। साथ ही वहाँ मौजूद लोगों से जबरदस्ती काम भी करवाने लगता है, लेकिन वोगल बहुत ही निर्दयी इंसान होता है। जैसे ही उसे लगता है कि कोई उसके काम का नहीं है या उसके किसी काम नहीं आएगा, वो उसे तुरंत गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। इसी वजह से लू रेन लारा से कहता है, तैयार हो जाओ, और फिर वो वोगल के एक आदमी पर हमला कर देता है। लारा भी इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वोगल के आदमी उसका पीछा करते हैं, लेकिन लारा नदी में छलांग लगाकर उनसे बच निकलती है। फिर भी वोगल बार बार चिल्लाता रहता है, उसे जाने मत दो। उधर लारा नदी के तेज बहाव में बहती चली जाती है। कुछ दूर आगे एक बड़ा वाटरफॉल होता है। साथ ही वहाँ एक टूटा हुआ एयरप्लेन भी फंसा हुआ दिखाई देता है। वाटरफॉल में गिरने से पहले लारा उस एयरप्लेन को पकड़ लेती है और बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन तभी वो एयरप्लेन भी टूटकर गिरने लगता है। अब लारा किसी तरह उसके अंदर पहुंचती है और सबसे पहले अपना हाथ छुड़ाती है। उसी समय उसे वहाँ एक पैराशूट दिखाई देता है। जैसे ही एयरप्लेन नीचे गिरने लगता है, लारा तुरंत पैराशूट पहनकर छलांग लगा देती है और सुरक्षित तरीके से जंगल में लैंडिंग कर जाती है। लेकिन इसके बाद उसे पता चलता है कि उसके पेट में मेटल का एक टुकड़ा घुस गया है। हालांकि वो बुरी तरह घायल होती है, फिर भी हिम्मत नहीं हारती। खुद को संभालते हुए वो समुद्र किनारे पहुंचती है। वहां जाकर वो देखती है कि लू रेन का शिप पूरी तरह तबाह हो चुका है। अब आइलैंड से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। धीरे धीरे रात हो जाती है। लारा एक पहाड़ के नीचे आराम कर रही होती है। तभी वोगल का एक आदमी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। वो लारा को पकड़कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन लारा भी इतनी कमजोर नहीं थी। वो एक प्रशिक्षित फाइटर थी, इसीलिए वो उस आदमी के साथ जबरदस्त लड़ाई करती है और आखिरकार उसका गला दबाकर उसे मार देती है। लेकिन ये सब एक दूसरा आदमी देख लेता है। वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है। लारा भी उसका पीछा करती हुई उसके पीछे दौड़ पड़ती है, लेकिन वो आदमी एक रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ जाता है और फिर रस्सी को भी ऊपर खींच लेता है, जिससे लारा उसके पीछे नहीं जा पाती। लेकिन लारा हार मानने वालों में से नहीं होती। वो चट्टानों पर चढ़ते हुए किसी तरह ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन ऊपर पहुंचकर जो वो देखती है उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि उसके लापता पिता रिचर्ड मौजूद होते हैं। हालांकि रिचर्ड को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी सच में वहाँ तक पहुँच गई है। उसे लगता है कि ये सब सिर्फ उसका भ्रम है, इसलिए वो लारा को नजरअंदाज करने लगता है। लेकिन लारा उनके साथ बिताए हुए पुराने और खूबसूरत पलों की बातें करने लगती है। धीरे धीरे रिचर्ड को भी यकीन हो जाता है कि उसके सामने खड़ी लड़की सच में उसकी बेटी लारा ही है। 7 साल बाद एक दूसरे से मिलकर दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। इसके बाद रिचर्ड अपने पास मौजूद थोड़े बहुत सामान की मदद से लारा के पेट में लगी चोट का इलाज करता है। उधर वोगल को पहाड़ के अंदर एक रहस्यमयी डोर मिल जाता है। उसे देखते ही वो किसी को कॉल करके बताता है कि आखिरकार उन्हें वो डोर मिल गया है। अगली सुबह जब लारा की आंख खुलती है तो वो अपने पिता से पूछती है, आप वापस क्यों नहीं आए? तब रिचर्ड उसे पूरी सच्चाई बताता है। वो कहता है, मैं और वोगल ट्रिनिटी नाम की ऑर्गेनाइजेशन के लिए हिमिको की टूम ढूंढने आए थे। मुझे लगा था कि अगर हिमिको की टूम मिल गई तो शायद उसकी ब्लैक मैजिक पावर की मदद से तुम्हारी माँ को दोबारा जिंदा किया जा सके। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ट्रिनिटी ऑर्गेनाइजेशन हिमिको की शक्ति को अपने कब्जे में लेकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहती है। इसीलिए मैंने उन्हें रोकने का फैसला किया। सब लोग यही समझते हैं कि मैं मर चुका हूँ और जब तक मैं और मेरी बुक उनके हाथ नहीं लगते तब तक उन्हें हिमिको की टूम भी नहीं मिलेगी। तभी लारा कहती है, लेकिन आपकी बुक तो अब वोगल के पास है। ये सुनते ही रिचर्ड गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी सारी रिसर्च जला देना। तब लारा जवाब देती है, मैंने ये सब सिर्फ आपको ढूंढने के लिए किया था और अब हम किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकलेंगे। इसके बाद लारा वहाँ रखा बो और एरो उठाती है, क्योंकि उसे वोगल के पास मौजूद फोन हासिल करना होता है। वो चुपके से उसके कैंप की तरफ बढ़ती है। सबसे पहले वो एक गार्ड को
मार गिराती है। फिर लूरेन से कहती है गन लो और बाकी लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। इसके बाद लूरेन गन उठाकर फायरिंग शुरू कर देता है और देखते ही देखते लारा, लूरेन और वोगल के आदमियों के बीच एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। लड़ते लड़ते लारा वोगल के टेंट तक पहुंच जाती है। वो वहाँ से फोन लेने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसकी नजर उस रहस्यमयी डोर पर पड़ती है जिसे वोगल ने खोज निकाला था और जिसे उसके पिता भी देख रहे होते हैं। उधर लूरेन लगभग सभी गार्ड्स को खत्म कर चुका होता है, लेकिन वो लारा को वहाँ छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। उधर रिचर्ड उस डोर के पास खड़ा होता है। तभी वोगल वहाँ पहुँच जाता है और उसे मारते हुए कहता है मैं तो इतने सालों से यही समझ रहा था कि तुम मर चुके हो, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो। फिर वो कहता है अब तुम्हें मेरे लिए ये डोर खोलना ही होगा। उसी समय लारा भी वहाँ पहुँच जाती है। तब वोगल रिचर्ड के सिर पर गन तान कर धमकी देता है अगर ये डोर नहीं खुला तो मैं तुम्हारे पिता को मार डालूंगा। अपने पिता की जान बचाने के लिए लारा कहती है मैं आपके लिए डोर खोल दूंगी, लेकिन मेरे पिता को कुछ मत करना। और फिर वो डोर खोलने की कोशिश शुरू कर देती है। याद है बोट में आते समय उसे जो छोटा लॉकर मिला था और जिसे वो खोलने की कोशिश कर रही थी, ये बिल्कुल उसी तरह का लॉकर होता है, लेकिन आकार में काफी बड़ा। यहाँ लारा की बुद्धिमानी देखने लायक होती है। वो इतना मुश्किल पजल कुछ ही सेकंड में सॉल्व करके डोर खोल देती है, लेकिन अंदर जाने के लिए पहले नीचे उतरना पड़ता है। सबसे पहले लारा की कमर में एक रोप बांधकर उसे नीचे भेजा जाता है। जब पता चल जाता है कि नीचे कोई खतरा नहीं है, तब बाकी सभी लोग भी नीचे उतर जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक स्केलेटन दिखाई देता है, लेकिन तभी एक आदमी गलती से एक टाइल पर पैर रख देता है और अचानक वो एक ट्रैप में फंसकर भयानक तरीके से मर जाता है। ये देखकर सभी लोग बेहद सावधान हो जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वो फ्लेयर लाइट जलाकर नीचे देखते हैं। वहाँ हजारों स्केलेटन्स पड़े हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद एक लैडर ब्रिज जैसी संरचना का इस्तेमाल करके सबसे पहले लारा को आगे भेजा जाता है। फिर बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे आगे बढ़ते हैं। आगे पहुंचकर वो देखते हैं कि वहाँ कई चेहरों की पत्थर की मूर्तियां बनी हुई हैं। लेकिन तभी एक और आदमी गलती से एक टाइल पर पैर रख देता है और तुरंत उनके आगे और पीछे के दोनों डोर्स बंद हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जिस फ्लोर पर वो खड़े होते हैं वो भी नीचे गिरने लगता है। तभी लारा सामने वाले डोर के पास जाती है और वहाँ एक होल देखती है। उसे लगता है कि शायद इन स्टोन फेसेस के पास कोई सुराग हो, इसलिए वो उन्हें ध्यान से जांचना शुरू करती है। कुछ देर बाद उसे एक स्टोन मिलता है, लेकिन जब वो उसे होल में डालती है तो कुछ नहीं होता। इसके बाद वो बाकी मूर्तियों के पास भी तलाश करती है। उसे वहाँ और भी कई स्टोन्स मिलते हैं। वो एक एक करके सभी स्टोन्स को ट्राई करती है, लेकिन कोई भी काम नहीं करता। आखिर में वो 2 स्टोन्स को एक साथ होल में डालती है और तभी डोर खुल जाता है। इस तरह सभी लोग सुरक्षित बच जाते हैं। अब उनके सामने एक टेम्पल जैसा विशाल स्थान दिखाई देता है। यहीं हिमिको की टूम मौजूद होती है। उधर बाहर लूरेन कहता है मैं लारा को ढूंढने अंदर जाऊंगा। वहाँ मौजूद बाकी लोग भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर टेम्पल के अंदर जाते समय सभी को और भी कई डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। असल में ये सभी हिमिको की सेना के सैनिकों के अवशेष होते हैं। कहा जाता है कि हिमिको की मृत्यु के बाद उसके सैनिक और उसका सेनापति उसे सम्मान देने के लिए अपनी जान दे चुके थे। कुछ देर बाद उन्हें हिमिको की टूम भी दिखाई दे जाती है, लेकिन वहाँ बनी पेंटिंग्स को देखकर लारा एक सच्चाई समझ जाती है। हिमिको को यहाँ जबरदस्ती लाकर जिंदा दफन नहीं किया गया था, बल्कि उसने खुद अपनी इच्छा से ऐसा किया था। इसके बाद रिचर्ड वोगल को चेतावनी देता है इस टूम को खोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये किसी की बात नहीं मानता और अपने लोगों से कब्र ओपन करवाकर अंदर देखने लगता है। जैसे ही वे लोग हिमिको की बॉडी को देखते हैं, शुरुआत में तो उसकी डेड बॉडी बिल्कुल सही सलामत दिखाई देती है, लेकिन सैकड़ों सालों बाद जैसे ही उस बॉडी को हवा लगती है, वो देखते ही देखते सड़ने लगती है। इसके बाद 2 सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी बॉडी को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक वो बॉडी खड़ी हो जाती है। हालांकि ऐसा किसी ब्लैक मैजिक की वजह से नहीं होता, बल्कि वहाँ पहले से एक खास मैकेनिज्म लगाया गया होता है। उसी दौरान जिस आदमी ने हिमिको की डेड बॉडी को टच किया था, वो नोटिस करता है कि उसके हाथ पर एक घाव बन गया है और धीरे धीरे उसके शरीर में एक अजीब सी बीमारी फैलने लगती है। ये देखकर लारा और रिचर्ड को सच्चाई समझ आ जाती है। असल में हिमिको के पास कोई ब्लैक मैजिक पावर नहीं थी, बल्कि उसके शरीर में एक बेहद खतरनाक डिजीज थी। जो भी उसके कांटेक्ट में आता था वो धीरे धीरे मौत के करीब पहुंच जाता था। इसी बीच वोगल उस इन्फेक्टेड आदमी को शूट कर देता है और हिमिको की फिंगर काट कर एक कवर में रख लेता है, लेकिन तभी उसकी टीम पर अटैक हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर लारा बचे हुए एक सिक्योरिटी गार्ड को साथ लेकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ रिचर्ड और वोगल एक दूसरे पर शूट कर रहे होते हैं। तभी एक और आदमी जिसने हिमिको की डेड बॉडी को टच किया था, इन्फेक्टेड होकर रिचर्ड पर अटैक कर देता है, लेकिन रिचर्ड बड़ी मुश्किल से खुद को बचाते हुए उसे शूट करके खत्म कर देता है। इधर लारा अपने पीछे आए उस सिक्योरिटी गार्ड को एक खतरनाक ट्रैप में फंसा देती है और फिर अपने पिता के पास पहुंचती है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके पिता भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तब उसके पिता उससे कहते हैं मैं अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन किसी भी हालत में वोगल को वो फिंगर लेकर बाहर मत जाने देना। मैं इस जगह को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब तुम यहाँ से निकल जाओ। अपने पिता की ये बात सुनकर लारा पूरी तरह
टूट जाती है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता, इसलिए वो सीधे वोगल के पास पहुंचती है और उससे फाइट शुरू कर देती है। लड़ाई के दौरान वो उसे ब्रिज जैसी बनी लैडर के नीचे गिरा देती है ताकि वो यहाँ से बाहर न निकल सके। वोगल गुस्से से आग बबूला हो जाता है और लारा को मारने की कोशिश करने लगता है। तभी दूसरी तरफ रिचर्ड वोगल की मरी हुई टीम के पास पड़े बॉम्ब इकट्ठा करके वहाँ एक जबरदस्त ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट की आवाज सुनते ही वोगल का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। बस इसी मौके का फायदा उठाकर लारा उस पर टूट पड़ती है। फिर उसकी पॉकेट से हिमिको की फिंगर निकालकर जबरदस्ती उसके मुंह में डाल देती है। कुछ ही पलों में वोगल भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके बाद लारा उसे नीचे धक्का दे देती है और उसकी मौत हो जाती है। अब लारा के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, किसी तरह यहाँ से जिंदा निकलना। वो पूरी ताकत लगाकर एक लंबी जंप लगाती है और दूसरी तरफ पहुंच जाती है। फिर इस जगह के पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने से पहले दौड़ते हुए एक रोप तक पहुंचती है और उसे पकड़कर ऊपर चढ़ने लगती है। इधर लूरेन को लगा है कि ये पूरी जगह तबाह हो चुकी है, इसलिए वो यही सोचकर दुखी हो जाता है कि शायद लारा अब जिंदा नहीं बची। लेकिन तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। वो एक बड़ा पत्थर हटाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि लारा अभी भी जिंदा होती है। इसके बाद वो उसे बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर ले आता है। उसी समय वहाँ एक हेलीकॉप्टर भी पहुंच जाता है। दरअसल वोगल ने पहले कॉल करके बताया था कि उन्हें गेट मिल चुका है और ये लोग ट्रिनिटी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद सभी लोगों को हेलीकॉप्टर में बैठाकर उस आइलैंड से बाहर ले जाया जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार लारा सारे पेपर्स पर साइन कर देती है और अपने पिता की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेती है। लेकिन फिर भी वो आना से कहती है कि बिजनेस आप ही संभालिए। इसके बाद जब वो वहाँ से जाने लगती है तभी उसकी नजर एक बुक पर पड़ती है। इस बुक में उन सभी कंपनीज के नाम लिखे होते हैं जो उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा है। तभी उसकी नजर पैटना नाम की एक कंपनी पर जाती है। लारा को याद आता है कि आइलैंड पर उसे एक बॉक्स के ऊपर भी इसी कंपनी का नाम दिखाई दिया था, इसलिए उसे शक होने लगता है। इसी वजह से वो एक बार फिर अपने पिता के सीक्रेट रूम में पहुंचती है और ट्रिनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में खोजबीन शुरू कर देती है। तभी उसे एक बहुत बड़ा सच पता चलता है। उसे मालूम पड़ता है कि पैटना कंपनी और ट्रिनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बीच सीधा कनेक्शन है, यानी पैटना उसकी अपनी कंपनी है और इतने दिनों से उसकी कंपनी को आना ही संभाल रही थी। तब लारा को समझ में आता है कि आना भी ट्रिनिटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। ये सच्चाई सामने आते ही लारा फैसला कर लेती है कि उसे हर हाल में ट्रिनिटी ऑर्गेनाइजेशन को रोकना होगा और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है।